पूरा लोकल. నమస్తే, వెల్కమ్ టు పూరా లోకల్. వక్ఫ్ సవరణ బిల్లు పార్లమెంట్ లో ఆమోదం పొందిన నేపథ్యంలో మరి ఆ బిల్లు ముస్లింలకి ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది లేదా వాళ్ళకి నష్టం కలుగుతుందా, ఇలాంటి విషయాలు మాట్లాడేందుకు మనతో పాటు ఉన్నారు సయ్యద్ మోసిన్, కంటెస్టెడ్ ఎమ్మెల్యే సయ్యద్ మోసిన్ మనతో పాటు ఉన్నారు. నమస్తే అండి. నమస్తే అండి. చెప్పండి, వక్ఫ్ సవరణ బిల్లు వల్ల ముస్లింలకు కలిగే ఉపయోగాలు ఏంటి? I don't know ఉపయోగాలు. I can speak in Hindi. యూ కెన్ స్పీక్ ఇన్ హిందీ. ఓకే, అది చెప్తున్నానండి, అర్థమైంది నాకు ఏం అడుగుతున్నావు. అది ఏంటంటే దేర్ ఈస్ నో యూస్ఫుల్ ఫర్ ముస్లిమ్స్. ఓకే, ముస్లిమ్స్ కి ఇది ఒక్క పర్సెంట్ కూడా ప్రాఫిట్ లేదు. ఏమో ప్రాఫిట్ లేదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు వరకు బీజేపీ ఎన్ని బిల్స్ ముస్లిమ్స్ కోసం చేసిన, ట్రిపుల్ తలాక్ చేసిన, వాట్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్ ఆఫ్ దట్? ఏంటి ప్రాఫిట్? అది మహిళలకు ఏంటి ప్రాఫిట్? ఆ తల్లాక్ బిల్ పాస్ అయిన తర్వాత చాలా మంది తల్లాక్ అయింది, చాలా మంది సపరేషన్ అయింది, చాలా మందికి జైల్ అయింది. ఆ జైల్ మీద वो जेल में जाने वाले लोगों के बीवियां आज कर्जे में मुब्तला है. वो लोग अपना घर गृहस्थी चलाने के लिए 500,000 का लोन ले रहे हैं और वो लोन को हासिल करने जो आ रहे हैं ना लोग, वो औरतों को इस्तेमाल कर रहे हैं. तो इली కూడా సేమ్, ఇది ఎక్కడైనా ఏం ప్రాఫిట్ లేదు. ఇది ప్రాఫిట్ गवर्नमेंट को प्रॉफिट ఉన్నది, संसद में बैठे हुए एमएलए को, एमपीज को क्या प्रॉफिटेबल है, और असेंबली में प्रॉफिटेबल है, हमारे पॉलिटिशियंस को प्रॉफिटेबल है. वक्फ बिल अभी तक लोगों के फायदे के लिए कुछ भी नहीं हुआ. वक्फ बोर्ड का जो भी हिस्सा है, अगर उसमें से 1% भी हैदराबाद के मुसलमान, हैदराबाद के गरीब लोग और हैदराबाद के मुफलिस दलितों के लिए अगर इस्तेमाल किया जाता था, हैदराबाद में गरीबी नहीं होती थी. समझे? तो अभी जो हमारा प्रीवियस गवर्नमेंट था, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, प्रीवियस जो हमारा गवर्नमेंट था, वो गवर्नमेंट जो है लाइन को हिल्स करके పెద్ద ల్యాండ్ ఉన్నది వక్ఫ్ బోర్డ్. మేబీ యూ నో దట్, తెలుసా కదా? ఆ ల్యాండ్ కి డీల్ చేసిన బీఆర్ఎస్ వాడు. అది 16,000 crores ది ల్యాండ్. ఇంకా చాలా ల్యాండ్స్ ఉన్నది, ఇంకా చాలా ల్యాండ్స్ పాలిటిషియన్ డీల్ చేస్తున్నాం. ఆమ్ జనతాకు ఒక్క రూపాయి కూడా ప్రాఫిట్ లేదు. అందుకే ఇది బిల్ కూడా బీజేపీది ప్రాఫిట్, లేదంటే కాంగ్రెస్ ది ప్రాఫిట్, లేదంటే బీఆర్ఎస్ ది ప్రాఫిట్, जनता की एम प्रॉफिट ले. जनता కోసం ఎవరు नो वन विल थिंक अबाउट इट. ये बिल से पहले अभी ये जो अमेंडमेंट बिल अभी आम आदमी को फायदा हुआ इससे पहले? అదే చెప్తున్నా కదా, अभी तक नहीं हुआ. ఇప్పుడు अभी लोग जागे हुए हैं, तो वो लोगों को जाग जाना चाहिए. इन सब पॉलिटिशियन से सवाल करना चाहिए कि भाई वक्फ बोर्ड हम सेव करने के लिए रोडों पे उतर जाएंगे, हम अपनी आप की जान दे देंगे, हम लोगों के सामने सो जाएंगे, ये बिल को जो है एक्सेप्ट होने नहीं देंगे. पर हम आपको एक चीज बताओ, जब हमारी वक्फ की जायदादें बीआरएस गवर्नमेंट लूट रही थी, कांग्रेस गवर्नमेंट लूट रही थी, मुख्तलिफ आपके एमएलए लूट रहे थे, एमपी लूट रहे थे, तब आपने क्यों नहीं कहा कि रोडों पे निकलो और वक्फ की जायदादों को बचाओ? तभी भी हमारी जिम्मेदारी थी ना. जब सिर्फ अभी ये बिल पास होने, अगर हम हमारी जायदादें लुटती नहीं थी, हमारे एमएलए, एमपी और हमारे गवर्नमेंट के, रीजनल गवर्नमेंट के लोग अगर उसको लूटते नहीं थे, तो दिल्ली की नजर ना तो वक्फ बोर्ड पे पड़ती थी, ना वक्फ बोर्ड को जो है ये बिल पास करने की नौबत पड़ती थी. अब 13 तारीख से वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो रोडों पे जाना चाहते हैं मुस्लिम लोगों को, उन लोगों को क्या बोलना चाहते हैं आप? मैं उन लोगों को एक मैसेज देना चाह रहा हूं. सबसे पहले अगर इंसाफ होना है तो अपने घर में लड़ना सीखो. किसी के बातों में आके, किसी के यानी किसी को चढ़ावे में आके जो है रोडों पे निकलना अक्लमंदी नहीं है. पहले समझो. और एक चीज, ये जो बिल है वो नाकाबिल बर्दाश्त है, इसको पास नहीं होना चाहिए. पर जब यहां पर हो रहा है, आप रोडों पर जाएंगे, रोडों पर तमाशा करेंगे, तो आपके ऊपर केसेस फाइल होंगे. और आप अगर हक लेना चाह रहे हैं तो वक्फ बोर्ड के वो सारे डिजिटलाइज के नाम पर जो है वक्फ बोर्ड के जायदादों को जो जलाकर लूटा गया है, उनसे भी हिसाब लेना हमारा हक बनता है. तो हमको निकलना है, पर कानूनी तरीके से पीसफुली जाकर हमारे हिसाब से अपना मैसेज देना है और वापिस आ जाना है. अभी यहां पर क्या होगा, ये बीजेपी जो है एक मंसूबा तहत एक प्लान बना रही है.
जिस तरीके से अभी इंडिया में कांग्रेस और बीजेपी, अभी कलकत्ता की एक जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने खुलेआम रिजेक्ट कर दिया, तमिलनाडु ने खुलेआम रिजेक्ट कर दिया। यहां पर तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, जो कांग्रेस हमेशा बोलती है कि हम इसके खिलाफ है, हम इसको रिजेक्शन पे डालेंगे, अपने एमपीओ को काला कपड़ा पहना के जो है संसद में भेजती है। भाई आपने तेलंगाना से असेंबली में एक बिल पास क्यों नहीं किया कि भाई हम भी इसको रिजेक्ट करते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन। आ तरवाता सेकंड क्वेश्चन, राहुल गांधी ఎంత పెద్ద పెద్ద మాట చెప్పు, everyone is equal, we are going to protect all Indians, that this all, not even 2 minutes he speak about the bill. So understand it, लोगों को समझने की जरूरत है। जो हमारी मुरवत में या हमारी हमदर्दी में आ रहा है, जरूरी नहीं है हमारा नहीं हो। और मैं जनता से एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, तेलंगाना के मुसलमानों से एक सवाल पूछना चाह रहा हूं कि भाई हमारा फायदा कितना है, क्या क्या फायदा हुआ वक्फ बोर्ड से आप सब? और अगर नहीं हुआ तो हम दोनों लड़ाई एक साथ लड़ेंगे, हम वक्फ बोर्ड के लुटे हुए जायदादों को भी लाएंगे और ये बिल को रिजेक्ट करने की अपील भी करेंगे, अब मगर पीसफुल्ली। ये रोडों पर, चौराहों पर, कहीं पर भी हमारी लड़ाई कानूनी तरीके से होगी, पीसफुल्ली होगी। क्योंकि ये जो भड़काते हैं, ये जो बड़े बड़े बातें करते हैं, ये जो बड़े बड़े तकरीरें करते हैं, उनकी औलादों को आप रोडों पर नहीं देख पाओगे। उनकी औलादें घर में आराम करती है, गरीब मुफलिस मुसलमान रोडों पर जो है अपने आप पर केसेस जला के मुब्तला होके मुसलसिल उसके अंदर जो है ना वो चक्करों में फिरते रहता है, जिससे उसकी रोजमर्रा की रोजी रोटी सब इफेक्ट होती है। तो पहले तो हमको सोचना चाहिए कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को सेव करते हुए हमको रोड पर उतरना है और वक्फ बिल के खिलाफ करना ही करना है। उसके साथ हमको करना है वक्फ के लुटेरों के खिलाफ भी आंदोलन। जितने भी एमएलए, एमपी, संसद या फिर पॉलिटिकल पार्टियों ने हमारे सफों में ठहरे हुए चोरों के साथ मिलकर जमीनों को लूटा है, उसका भी हिसाब देना पड़ेगा, उसके खिलाफ भी आंदोलन करना पड़ेगा। क्या आप बोल सकते हैं ये हैदराबाद की वक्फ जगह जो है वो अभी तक किसके पास है, किसको फायदा हुआ है? मतलब हैदराबाद की जो वक्फ लैंड्स, हैदराबाद की वक्फ लैंड से सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाली टीआरएस की गवर्नमेंट है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा फायदा कविता को हुआ है, केटीआर को हुआ है, केसीआर को हुआ है, और अब जो प्रेजेंट नए चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं उन्होंने भी वही चाल नक्शे कदम पे चल रहे हैं। वो भी सिर्फ जमीनों के सौदे कर फायदा उठा रहे हैं। डिजिटलाइजेशन, क्या एमआईएम चीफ असदुद्दीन को फायदा नहीं हुआ है वक्फ बोर्ड का लैंड से? मैं आपको पहले भी कहा हूं, जितने भी सियासतदान हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमएलए है, एमपी है, और रीजनल पॉलिटिक्स के जितने बड़े बड़े लीडर हैं, इन सबको फायदा हुआ है। मैं आपसे सवाल ये करना चाह रहा हूं कि अब इतने फायदे जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, अमित शाह जी गिना रहे हैं कि भाई इतना फायदा होगा, उतना फायदा होगा। उनसे एक ही सवाल है, उन्होंने झूठ पे जो है सरकार कायम की, उन्होंने हर बार झूठ बोला है। उन्होंने ट्रिपल तलाक बिल लेके आया जिससे किसी का फायदा नहीं हुआ, उन्होंने नोटबंदी की काला धन लेके आने के दावे पे, जिससे किसी का फायदा नहीं हुआ। आम आदमी आज जितना परेशान है, यू डोंट नो अबाउट इट। आप सबको पता है आप कितने कमाते हो? मैं नोटबंदी से पहले, आपकी नोटबंदी से पहले इनकम क्या थी? नोटबंदी के बाद इनकम क्या है? 2000 की नोट निकलेंगे, काला धन बाहर से आएगा, क्या फायदा हुआ? हर एक नागरिक के अकाउंट में 15 लाख आएंगे, वाह! 15 लाख तो दूर की बात है, आज 15 रुपए के लिए हर एक नागरिक परेशान है। और ये जिन लोगों ने इसको सपोर्ट किया है, जैसे बिहार के चीफ मिनिस्टर हो और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू हो या फिर चिराग हो, ये सारे लोगों का कैरियर यहीं पर खत्म है। आप मेरे अल्फाज लिख लेना, आगे चल के ये नेता बनने के काबिल नहीं। क्योंकि पहले तो समझने की जरूरत है कि वक्फ बिल कहते किसको है, वक्फ बोर्ड कहते किसको है, वक्फ की प्रॉपर्टी कहते किसको है। जो लोग अपनी औलादों का हक मार कर, जो लोग अपने बच्चों का हक मार के अपने आप को जब ये सोचते हैं कि भाई मेरे को खत्म हो जाना है, अब जैसे मैं हूं, मेरा एक थोड़ा सा प्लॉट है, मैं ये बोलूंगा कि भाई मेरी औलाद खुद कमा के जो है अब नई जमीन खरीदना है और ये प्लॉट मैं वक्फ के जो है हक में दे रहा हूं, तो वो वक्फ बोर्ड से फायदा होना चाहिए। यतीम यानी जिसके पेरेंट्स ना हो और जो बेवा औरतें हो, और ये सीधा सीधा क्या है, हमारी शरीयत में यानी मुसलमानों की शरीयत में घुसने की कोशिश है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, उसका जवाब दे देना। नादी ओके क्वेश्चन, ओके?
ఇన్ కేస్ చంద్రబాబు నాయుడు సపోర్ట్ చేసిన చంద్రబాబు నాయుడు ఆంధ్రాలో ఒక పెద్ద టెంపుల్ ఉన్నది. ఆ టెంపుల్లో దళిత్ కి ఒక్క దళిత్ కి ట్రస్టీ చేస్తా. హీ విల్ మేక్ అ ట్రస్టీ టు ద దళిత్ ఓవర్ देयर. विल ही मेक? वो दलित को इन्वॉल्व करेंगे क्या वो मंदिर में, कमेटी में? अगर नहीं करेंगे तो वाई यू आर थिंकिंग अबाउट मुस्लिम्स? मुसलमानों के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? दलित के बारे में सोचो, किसान के बारे में सोचो. हिंदू हो या क्रिश्चियन हो या मुसलमान हो, मतलब उनका लैंड बचाने के लिए उन लोग क्या करते हैं, मतलब कब्जा करने के बाद ये लैंड में हम वक्फ को दे दिया बोल रहे हैं. इसके वजह से बहुत लफड़ा हो रहा है, क्योंकि वो लैंड के ऊपर झगड़ा हो रहा है. मतलब इनके सामने जो आदमी रहते हैं, मतलब उसको बहुत नुकसान हो रहा है. इसके वजह से मतलब ये अमेंडमेंट बिल लेके आया है, मतलब ऐसा बोल रहा है ये गवर्नमेंट. कम से कम 5 साल मुस्लिम में वैसे ही रहना पड़ेगा, मतलब ये भी लेके आए ना. इसके बारे में क्या बोलते हैं आप? एक चीज बोलता हूँ, सुनिए. वक्फ की प्रॉपर्टी हम जो है, हम जिसको गॉड मानते हैं, अल्लाह मानते हैं ना, उनके नाम पे देते हैं. तो वक्फ की प्रॉपर्टी के लिए कोई हमको रखवाला, ये अभी तक बहुत सारी चीजें करी बीजेपी. ठीक है, एक चीज बताना चाह रहा हूं, हम खामोशी से देख रहे हैं. मुसलमान अगर खामोश है तो इसका मतलब ये नहीं है. पर मैं धन्यवाद कहूंगा बीजेपी का, मैं धन्यवाद कहूंगा इस बिल का, जो लोगों को एक प्लेटफॉर्म से पूरों को दूर दूर कर दिया गया था बीजेपी के जरिए, फिर यह बिल लाकर पूरों को एक प्लेटफॉर्म पर ठहराने वाली पार्टी भी बीजेपी है. सब मुसलमानों को एक जगह अगर रुके हुए हैं तो उसकी वजह भी बीजेपी है. और ये वक्फ बोर्ड का लैंड का आप जो केस बता रहे हो, हम अगर गवर्नमेंट से लड़ सकते हैं, हम सेंट्रल से लड़ सकते हैं वक्फ बिल पास नहीं होना करके, तो हम बराबर वक्फ की लूटी हुई जायदादों को वापस भी ले सकते हैं. और दुनिया में जितने लोग वक्फ के लिए वक्फ की जायदादों को खाकर डकार रहे हैं, उनको भी हम असलियत भी दिखा सकते हैं. ये सारी चीजें एक एजुकेटेड लॉ के हिसाब से होंगी तो अच्छी होगी, ऑपोजिट टू लॉ नहीं होगी. अब मेरा एक सवाल है, अगर वक्त की हिफाजत के लिए इतनी फिक्रमंद गवर्नमेंट है, इतनी फिक्रमंद बीजेपी है, तो क्या बीजेपी ने गवर्नमेंट का इंडिया का लूटा हुआ पैसा सेव कर सकी? ना तो विजय माल्या का पैसा रिकवर कर सकी गवर्नमेंट, ना नीरव मोदी का, और अभी एक बहुत बड़ा स्कैम लेके आई है अडानी के नाम पे. तो अब ये जो वक्फ की जायदादें हैं, क्या गवर्नमेंट ने चर्च की जमीनें अपने अंडर में ले ली? क्या गवर्नमेंट ने मंदिर की जमीनें अपने अंडर में ले ली? क्या गवर्नमेंट ने आरएसएस के बड़े बड़े जमीनें अपने अंडर में ले ली? गवर्नमेंट को चाहिए कि अडानी को अब फिल वक्त जमीन जो भी है वो गिफ्ट करना है. इस वजह से अब यहां पर जुड़े हुए बिखरे हुए लोग कौन है? जो अनएजुकेटेड है, जिनको जो है किसी भी तरीके से अपन इनके चंद लीडरों को खरीद के एक चाल में डाल के एक पहलू के हिसाब से हम इनकी जायदादें खा सकते हैं. तो ये सारा प्लान किया जा रहा है, ये सब प्लान के तहत हो रहा है. इसके अंदर गाइडेंस है मुसलमानों का. गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि ये बहुत बड़ा सिस्टम है वक्फ, मतलब पहले आर्मी जो है उसके पास बहुत सारे लैंड्स रहते हैं, उसके बाद सेंट्रल ये जो रेलवे डिपार्टमेंट रहता है उनके पास रहते हैं. थर्ड लार्ज सिस्टम जो है वक्फ, इसके पास भी बहुत लैंड्स जो है, मतलब ये इसके वजह से किसी को भी फायदा नहीं आ रहा. मतलब आर्मी के वजह से देश को फायदा हो रहा है, और रेलवे लैंड्स के वजह से मतलब बहुत लोग उधर इधर ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत मतलब पैसे भी आ रहे हैं गवर्नमेंट को, लोग को भी बहुत फायदा हो रहा है. लेकिन ये वक्फ के लैंड्स के वजह से किसी को भी फायदा नहीं हो रहा है, किसके पास भी पैसे आ रहे, मतलब गवर्नमेंट को भी पैसा नहीं आ रहा है. इसी के वजह से ये अमेंडमेंट बिल ये क्या है बोल रहा है गवर्नमेंट. इसके मतलब क्या बोलते हैं इसके बारे में? ठीक है, ये जोक ऑफ द डे है, समझे? इट्स अ बिग जोक. प्राइम मिनिस्टर जी और जितने भी लोग ये बिल के ऊपर जो बात कर रहे हैं, मैं इनको बताऊं कि सबसे ज्यादा संविधान बनाने में अगर किसी का फायदेमंद हुआ, अभी जैसे आप रेलवे का गिरा रहे हो, आर्मी का गिरा रहे हो, हमारा संविधान इंडिया का 1947 के बाद जो बना था वो पहला पैसा वक्फ बोर्ड का था. ओके, और आज आरएसएस जितनी बड़ी टीम फॉर्म हुई है वो पैसा भी वक्फ बोर्ड का लग रहा है. कई मुसलमान प्रेस कर रहे हैं मोदी को, वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में अच्छा किया मोदी ने बोल रहे हैं. उन लोग के बारे में क्या बोलते हैं आप? वो मुसलमान ही नहीं क्यों? है. आई डोंट बिलीव कि वो मुसलमान है. चंद लोगों को जो है
अपने हिजाब में बुरखा पे, आजकल तो फैशन चल रहा है, यू नो दैट के निक तलसो में भी भीख मांगने जो लोग आते हैं बेगर्स, वो दे विल वेयर बुरखा अपनी सूरज छुपाने के लिए, तो वो तो मुसलमान थोड़ा ही हो गया, तो वो मुसलमान नहीं। पर एक चीज क्या है, मुसलमान जो गरीब मुसलमान है जिसके लिए लड़ने की बात किए गए हैं, पिछले 12-15 साल से, ये जब से आए हैं तब से मुसलमान को सिर्फ नुकसान पहुंचा रहे हैं। इनकी जो पॉलिटिक्स है, इनकी जो सियासत है, वो धर्म भरम पे ही है। ये लोगों को मुब्तला करते हैं। अभी जैसे ट्रम्प ने जो है 26% टैरिफ लगाया है, ये चीज से हटाने के लिए ये जो है लोगों को, इंडिया को एक चीज में मुब्तला कर दिया है कि भाई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है इंडिया में मुसलमानों की, वक्फ की, हम वो प्रॉपर्टी पे अडानी को देंगे, अडानी फिर 4 पैसे कमाएंगे, फिर वी विल बिकम रिच। तो ये सारी चीजें एक मंसूबे तहत की जा रही है। वक्फ बोर्ड बिल नाकाबिल बर्दाश्त है और इसको मुसलमान ईमान वाला कभी भी काबिल नहीं करेगा। अगर इसमें आपको मुदाखिलत चाहिए, इसमें आपको अगर शिरकत चाहिए, तो आपको सबसे पहले मुसलमानों के अहदों को जो है मंदिरों में बिठाना पड़ेगा, चर्चों में बिठाना पड़ेगा, गुरुद्वारों में बिठाना पड़ेगा। जब एक कम्युनिटी गंगा जमुना तहजीब के हिसाब से आप काम कर रहे हो, तो सिर्फ मुसलमानों की जगहों पर, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों पे नहीं, हर इंडोरमेंट लैंड के ऊपर भी भेजो। फिर आप इंडोरमेंट लैंड के ऊपर कुछ मुस्लिम लोगों को डालो, वहां पर उनका हक दो, और फिर चर्च में डालो, गुरुद्वाराओं में डालो, और दलितों को जो है अपने मंदिरों के अहदों पे बिठाओ, बड़े अहदों पे आप बिठाओगे मंदिर के बड़े अहदों पे दलित को क्यों नहीं बिठाते हो भाई? जब आप अपने खुद के झोली में इतने छेद रखकर उसका इंसाफ नहीं कर पा रहे हो, तो मुसलमानों का इंसाफ क्या कर पाओगे? जितना बर्बाद करना था मुसलमानों को आपने कर दिया, जितना बर्बाद करना था हिंदुस्तान को आपने कर दिया। हिंद के सारे लोग आज मजबूर और परेशान हैं। हिंद में जीडीपी और टैरिफ के नाम पर जो है आज बेरोजगारी, अगर ये सारी चीजें हो जाएंगी, अगर टैरिफ अप्लीकेबल हो जाएगा 3 महीने के स्टे के बाद, तो क्या होगा मालूम है आपको? इंडिया के मोर देन 70 लाख पीपल विल बी द जॉबलेस। अरे ये सारी चीजें, तरक्कियात की बात करो, तरक्की की बात करो, हमारे नौजवानों को नौकरी की बात करो। आप बड़े बड़े अहदों पे स्पीच दे देते हो, यहाँ पर लोग जो है आपस में लड़के मरते हैं, आपस में। लोगों को सिर्फ जज्बात चाहिए, इनकी भूख तकरीरों से होती है, इनकी भूख मिटती है बड़े बड़े स्पीचों से, बड़े बड़े अल्फाजों पे। तो इनको चाहिए कि अपने दिमाग को संतुलन जो है, अपना माइंड संतुलन जो है एक जगह रखे और सोचे कि भाई वक्त बिल आया है, ठीक है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं, तो हमको सबसे पहले उन सारे चोरों के ऊपर जो है आंदोलन करना चाहिए जिन्होंने वक्त को लूटा है। अगर वो आज नहीं लूटते, वो रास्ता नहीं बताते, तो क्या बीजेपी यहां तक आने की कोशिश करती? अगर वक्त की प्रॉपर्टी डिजिटलाइज्ड होती, तो क्या बीजेपी यहां तक आने की कोशिश करती? अगर वक्त से बड़े बड़े अहदों पे जो है लोग बैठे हुए होते, आईएएस, आईपीएस, पायलट, डॉक्टर्स, ये सारी चीजें अगर बनते, तो क्या आज ये पोजीशन होती? तो हमको सोचना चाहिए, मुसलमान जनताओं को सोचना चाहिए, माँ और बहनों को सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं पर हमको हक लड़ना है। लड़के जो है जो वक्त की जमीनें हैं वो वापस लेना है, वो चाहे टीआरएस ने लूटी हो, वो चाहे कांग्रेस ने लूटी हो, वो चाहे बीजेपी लूटने की कोशिश कर रही हो, या फिर अडानी को देने की कोशिश कर रही हो, पर पीसफुल्ली विथ साइलेंट मोड, विदाउट डिस्टर्बिंग एनीवन, हमको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। क्या आप एमआईएम चीफ असदुद्दीन के साथ देना चाहते हो वक्फ बिल में? जो भी वक्फ बिल के खिलाफ ठहरे हैं, मैं उस सबके साथ। और एक बात है कि ये वक्फ बिल अमेंडमेंट में अभी एक नया पॉइंट लेके आया गवर्नमेंट ने, क्या है कि मुस्लिम महिला भी ये बोर्ड में मेंबर होगा बोल रहा है। क्या आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हो? आपको सहमत है? भाई देखियो, एक चीज, अभी ये तो अभी लेके आए, पर हम हमारी महिलाओं को बराबरी का दर्जा देते हैं, ठीक है? जो वक्फ बोर्ड में उनकी जो बात है, वो सारी चीजें उनको करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास काजी होता है, हमारे पास गजात होता है, हमारे पास वक्फ बोर्ड में बैठे हुए अभी बैठे हुए चोर होंगे, पर जब हम आंदोलन करेंगे, जब हम लड़के हमारी चीजें वापिस लेंगे, तब हम अपने हिसाब के लोगों को बिठाएंगे। आप मुस्लिम महिलाओं की बात करते हो, आप मुस्लिम महिलाओं के बारे में जो बोले, मैं पहले आपको क्या कहा, मुस्लिम महिलाओं को बेहतरी दिखा के इन्होंने बर्बाद कर दिया है कई महिलाओं की जिंदगी। ट्रिपल तलाक के नाम पर जो औरतें जो है जोश में आके, खरोश में आके गवर्नमेंट की पॉलिसी अप्लाई करते हुए अंदर घुसते, आज उनकी जिंदगी बोल रहा हूं मैं आपको। उनको लोन कलेक्शन, जो बंदे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ना, पैसे मांगने आते हैं, लोन की रिकवरी नहीं मिलने पे वो अपनी इज्जतें बेच रही हैं। इज्जतें तलसा करा, इज्जतें बेच रहे हैं।
आज ये मौकूफ में ठहरा के रखे हुए हैं। इसी तरीके से ये सारे चीजों से ब्रेक करना चाह रहे हैं। ये अगर इफेक्ट होगा तो हिंदुस्तान की हर औरत के ऊपर होगा। ये अगर इफेक्ट होगा, जब अगर शेर के मुंह को खून लगता है तो वो आदी हो जाता है वो चीज का। ऐसे कई नॉन मुस्लिम बहनें हैं, ऐसी कई दलित बहनें हैं, ऐसी कई मुसलमान बहनें हैं जिनके नाम पे बैंक से जो है ऑटो लोन आता है। लोन किस लेवल के आता है? आप कभी भी बैठ के जो है 2000-5000 लोन ले लो। जब वो लोन का ईएमआई नहीं बन सकते हैं तो उनकी इज्जतों के साथ खेला जा रहा है। तो आप इसकी हिफाजत करेंगे या फिर जो है आप अपनी पार्टी की और अपनी पार्टी का तमाशे की हिफाजत करेंगे? आज लोगों के पास पैसे नहीं है। आप कभी भी कहे थे कि भाई मुसलमानों को, मजबूर औरतों को जो है पेंशन डालेंगे, आपने डाला? नहीं डाला। आपने कहा था कि भाई हम काला धन वापस लाएंगे, लाया? नहीं लाया। तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये इसको सेव करने के लिए ले रहे हैं? इसको तो वो इस्तेमाल करने के लिए ले रहे हैं। फिर से ये अडानी को देंगे, अडानी भाग जाएगा। नीरव मोदी को देंगे, नीरव मोदी भाग जाएगा। मालिया को देंगे, मालिया भाग जाएगा। इससे आम जनता, हिंदुस्तान की आवाम को 1 रुपए का फायदा नहीं है। ये सिर्फ अपने दोस्तों को जमीनें, जायदादें, दौलतें, बैंकों से पैसा देके भगाने में साथ दे रहे हैं। क्या आप बोल सकते हैं अभी तक वक्फ बोर्ड से हैदराबाद में कितना स्कूल्स, कितना कॉलेजेस बने हुए हैं? नौजवान को कितना फायदा हो रहा है? मुसलमान लोग में जो नौजवान रहते हैं उन लोग को कितना फायदा हुआ अब तक वक्फ बोर्ड से? एक चीज सुनिए, वक्फ बोर्ड से फायदा नुकसान ये हम लोग नहीं देखते हैं। मुसलमान कभी भी वक्फ बोर्ड से फायदा या नुकसान नहीं देखता है। वक्फ बोर्ड अल्लाह के नाम पे छोड़ी हुई जमीन होती है। अब इससे जो इसको फायदा हो रहा है वो पॉलिटिशियन को हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। मुसलमान नौजवानों को कभी जाके पूछे नहीं आप लोग, हम लोग को क्या फायदा है इसके वजह से बोल के? अरे हमने जाके पूछा, हमने धरने दिए, हमने जाके जो है मस्जिदों के बारे में पूछा, जमीनों के बारे में पूछा। तो हमारे प्रीवियस जो पुराने हमारे जो चीफ मिनिस्टर थे मिस्टर केसीआर, उन्होंने मंसूबे तहत वक्फ बोर्ड में एक आंच लगाई। आंच लगा के वक्फ बोर्ड की जायदादों को वहां से बदल दिया। बदल के उनके 4 दोस्तों के साथ मिलकर वो वक्फ प्रॉपर्टी को प्राइवेट प्रॉपर्टी कन्वर्ट कर अपने अपने जगहों पर सेव कर लिया। और उसी तरीके से उसी चीज का एक हिस्सा है लाइनको हिल्स। लाइनको हिल्स प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। उसको जो है हमने सेव करने के लिए आंदोलन किया, हमने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला। केस जब हम विनिंग में थे तब ये केसीआर और उनके फर्जर और उनके बेटी ने मिलकर एक मंसूबे तहत, जिसके अंदर हमारे होम मिनिस्टर भी थे, एक्स होम मिनिस्टर महमूद अली, वो सब मिलके जो है अपने अपने जो है घर भर लिए। तो इनको हिसाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम छोड़ देंगे, इनसे भी हिसाब लेंगे। क्या एमआईएम चीफ असदुद्दीन, मतलब एमआईएम के पार्टी से अभी तक ओल्ड सिटी में मतलब कितना अच्छे काम हुए बोल सकते आप मुसलमानों के लिए? सुनिए, अगर आपको सियासत में सत्ते में टिके हुआ होना है तो आप अच्छे भी और बुरे भी दो भी काम करना पड़ेगा। अभी एग्जाम्पल, आप कहीं के लिए बैठे हो, आप एंकरिंग के लिए चेयर पे बैठे हो तो आप एंकरिंग करोगे। तो आज का इंडियन पॉलिटिशियन वो जब चेयर पे बैठता है तो लूटता भी है और बांटता भी है। मतलब आप लोगों को लूट रहे हैं? लूटता भी है और बांटता भी है। मतलब ये आपको अच्छा लगता है ऐसा लूटना बांटना, मतलब पॉलिटिकल लीडर ऐसा करने में? मेरे एक अच्छे लगने से क्या होगा बताइए? मेरे एक अच्छे लगने से कुछ नहीं होगा। अवाम को वोट देने से पहले 500 चलता गया, 500 इंपॉर्टेंट वोट इंपॉर्टेंट का ఆ తర్వాత 5 years స్ట్రగల్ చేస్తా, అదే తెలంగాణ అభి అక్బరుద్దీన్ అవైసీ తెలుసా కదా నీకు? తెలుసు. అక్బరుద్దీన్ చాలా మంది స్కూల్స్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు. ఆ స్కూల్లో మొత్తం ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్, తెలుసా నీకు? అది ఉన్నది। కొంచెం लूटना भी है और बांटना भी। अभी आप जैसे बोल रहे हो वैसे जो गवर्नमेंट जो है आप या बोल सकते हैं ओल्ड सिटी में, अभी भी ओल्ड सिटी में और ओल्ड सिटी के आजू बाजू जो एरियाज रहते हैं उधर भी अभी मुसलमानों का जो नौजवान रहते हैं बहुत मैकेनिक शॉपों में, फ्रूट के और बंडी में, मतलब जो फ्रूट बेचता है और बहुत मतलब पन्ना छोड़ के दूसरे काम करते हुए दिखते हैं। क्यों ऐसा? एक चीज बोलता हूं, आप सिर्फ वो चीज को गौर कर रहे हैं जो आपको दिखाया जा रहा है। ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చేస్తాను। ఓల్డ్ సిటీలో చాలా టాలెంటెడ్ పీపుల్స్ ఉన్నారు। ఓల్డ్ సిటీ నుంచి ఇక్కడ నుంచి అక్కడ షిఫ్ట్ అయింది, అక్కడ ప్రైవేట్ జాబ్స్ చేస్తున్నా, మొత్తం పొజిషన్స్ లో ఉన్నాయి।
ओल्ड सिटी में ये लोग गरीब और जो लोग आपको दिखाया जाता है, और ओल्ड सिटी में ऑल ओवर तेलंगाना में सबसे ज्यादा पैसा और सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोग अगर कहीं मिलेंगे तो ओल्ड सिटी में मिलेंगे। मतलब आप ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन आप दिखाई दे रहे हैं ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन आप जो बोल रहे हैं सबसे पैसे वाला, सबसे ज्यादा पढ़ने वाला ओल्ड सिटी में बोल रहे हैं, लेकिन क्यों ऐसा रोड के ऊपर आते हैं जब लफड़ा करते हैं, मतलब ऐसा उधर दिखता है, पत्थर फेंकता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा नौजवान ही दिखता है, दूसरा मतलब मिडिल एज का आदमी दिखते ही नहीं और बुढ़े आदमी दिखते नहीं। क्यों ये नौजवान इसके बारे में, मतलब उन लोगों को क्यों ज्यादा रोड के ऊपर आता है? पहले एक चीज, ओल्ड सिटी का नौजवान कभी भी कभी कहीं पत्थर नहीं फेंकता है और ना कोई जो है ना इस तरीके से हरकत करता है। ये सारी मतलब वीडियोस में, बहुत से वीडियोस, कौन से वीडियोस है बताइए, आप प्रूफ बताइए। फोटोस भी डालता है न्यूज़पेपर के ऊपर, ऐसा इधर हुआ है। मतलब भाई ओल्ड सिटी पूरा जितना है ना, ओल्ड सिटी से बाहर से लोग आकर जो है कमाने के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं। ओल्ड सिटी में बिहारी है, ओल्ड सिटी में लखनवी है, ओल्ड सिटी में कलकत्ता के हैं। इन सारे लोगों को पॉलिटिशियन एक मंसूबे तहत यहाँ पर बुलाकर रखा जाता है। जब कभी भी उनको ओल्ड सिटी को बदनाम करना की कोशिश होती है तो इन 4 लोगों को उतार दिया जाता है। उसके बाद जुल्म ओल्ड सिटी के नौजवानों पर किया जाता है। ओल्ड सिटी में बांग्लादेश से जो आए हुए लोग हैं अभी भी? नहीं, बांग्लादेशी मैंने तो किसी से मिला नहीं, बांग्लादेशी कोई है। मतलब आजकल न्यूज में आ रहे हैं ना, बांग्लादेश वाले ज्यादा ओल्ड सिटी में रह रहे हैं। मैं कलकत्ता बोलूंगा, झारखंड बोलूंगा, उत्तर प्रदेश बोलूंगा, बिहार बोलूंगा, यहाँ के सारे लोग देखे, पर ओल्ड सिटी में अब अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो किसी को भी कुछ भी बना सकती है। वो लोग मुसलमान है या हिंदू है, मतलब कौन सा धर्म का है वो लोग जो ओल्ड सिटी में रह रहे हैं? दूसरे स्टेट में जमुना तहजीब अगर आपको देखना है तो ओल्ड सिटी में आ जाओ आप। ये सिर्फ झगड़े क्रिएट करने वाले पॉलिटिशियंस होते हैं। आज जो है सियासत क्या खेल खेल रहे हैं, खेल खेलकर वक्फ बोर्ड बिल जिस तरीके से लाया जा रहा है उसमें जो है हिंदू को खुश करने के लिए मुसलमान को नीचा गिराया जा रहा है, मुसलमान को खुश करने के लिए हिंदू को। इसके अंदर जो हमारे मेन हमारे जो अपोजिशन ठहरने की बात करते हैं, जो कांग्रेस बोलती है कि हम लड़ेंगे आपके लिए, हम करेंगे आपके लिए, आज जब वक्त है तो आप दूर दूर तक नजर नहीं आते। आप 2 मिनट जो है संसद में अपने अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते, जबकि आपकी गवर्नमेंट तेलंगाना में है और आपका चीफ मिनिस्टर एक बिल पास नहीं कर सकता। हम बाइकआउट करते हैं वक्फ बोर्ड बिल को। क्यों? तो आप क्या दुश्मन है या दोस्त है मुसलमान के? और जिस तरीके से आप बोल रहे हो, ओल्ड सिटी में ये सारी एक्टिविटी होना जरूरी नहीं है। ओल्ड सिटी में ऐसे हेरिटेज प्लेसेस हैं जहां पर n नंबर ऑफ पीपल आते हैं और रात भर सरवाइव करके यहाँ पर घूम के फिर के जाते हैं। आप ओल्ड सिटी हैदराबाद इज द सेवेस्ट प्लेस फॉर द वर्ल्ड। आप दूसरे जगहों की चीजें देख लेंगे तो वहां पर लोगों की इज्जतों के साथ खेला जाता है, वो लोगों को रोक लिया जाता है। आज हमारी नौजवान नस्लों को जो है आपस में धर्म बरम की लड़ाई की तरफ खींचा जा रहा है। इस वक्त इनको जो है बुलंदियों पर जाना चाहिए। इस वक्त इनको जो है दुनिया कहां पर जा रही है सोचना चाहिए। इस वक्त इनको जो है अपने मुकद्दर को बदलने की जरूरत है। इस वक्त इनको जो है अपने आप को जो है चमकाने की जरूरत है। इस मौकूफ में इनको एक दूसरे से लड़ाकर, एक दूसरे के नाम पर जो है इनको धर्म बरम के नाम पर भिड़ाकर छोड़ा जा रहा है। और आखिरी क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन, क्या 13 तारीख से प्रोटेस्ट हो रहा है, मतलब ये वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है हैदराबाद में, आप जा रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं 13 तारीख से? 13 तारीख से मुकर्रर क्यों? मैं तो आज से कर रहा हूं। मतलब रोडों पे ऊपर आप भी आता है? रोडों पे नहीं आऊंगा, क्योंकि पीसफुली अगर कोई चीज करना है तो हम सीधे तरीके से देखेंगे। पीसफुली अगर हैंडल हो रहा है तो ठीक है। हम रोड जाम कर, चक्का डालकर, लोगों के ट्रैफिक और अपना वक्त बर्बाद कर वहां पर जाने से बेहतर है हमको अपने आप को पूछना चाहिए कि भाई इस वक्फ बोर्ड से हमको क्या फायदा हुआ और हमारे वक्फ बोर्ड को हमारे लोकल लीडरों ने कितना लूटा। पहले हम उनसे सवाल करें, फिर उसके बाद हम इनके पास जाएंगे। थैंक यू सो मच सईद मोहसिन जी फॉर ज्वाइनिंग विथ अस ऑन वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में। थैंक यू सो मच। ओके।